गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि अंग्रेज सरकार ने किस तरह भारत में 3 तरह की लगान व्यवस्थाएं कर और 3 तरह के नियम बनाकर उन्होंने पूरे भारत से उन्होंने लगान वसूल करना शुरू किया और उसमें किस तरह से नियम बनाए, कौन कौन से नियम बनाए जिसमें लगान वो वसूल करते थे। उसमें पुराने जमींदारों को उन्होंने छोड़कर नए जमींदारों को मालिक बनाया, या जो भी लगान नहीं दे पाते थे पुराने जमींदार उनको हटाकर नए जमींदारों को दे दिया गया ठेकेदारी, या डायरेक्ट किसानों से वार्ता किया गया, किसानों से करार किया गया और किसान के द्वारा ही डायरेक्ट उन्हें मिलता था। इसमें अगर देखा जाए तो कुल भूमि जितनी भी भारत में कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी, उसमें अस्थाई बंदोबस्त में 19% जमीन अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत थी। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत 29% जमीन थी, यानी महलवारी व्यवस्था के तहत 29% जमीन उनकी होती थी और 52% रैयतवारी व्यवस्था के तहत थी। रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत 52% जमीन आती थी, यानी अस्थाई बंदोबस्त के तहत पूरे जो भी भारत में जितनी भी कृषि करने योग्य भूमि थी, कृषि के लिए जो भूमि थी जो उस पर खेती होती थी, उसका 19% अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, 29% महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था और 52% आपको रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। अब था नई लगान व्यवस्थाओं का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जो भी 3 नई लगान की व्यवस्था की थी अंग्रेजों ने, उसका ग्रामीण जीवन पर या गांव के लोगों पर उसका क्या असर पड़ा। तो एक तो सबसे पहली बात थी कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसमें जो भी पुराने जमींदार थे वो हटा दिए गए, क्योंकि वो समय पर लगान नहीं देते थे और उनकी जगह पर नए जमींदारों को वो ठेकेदारी दे गई कि लगान वसूल करने की। क्योंकि जो पुराने जमींदार थे वो काफी समय से किसानों के साथ रहते थे, तो उनसे एक भावात्मक रिश्ता जुड़ा हुआ था, तो वो लोग किसानों से जबरदस्ती लगान नहीं वसूल कर पाते थे और वो जब जबरदस्ती लगान वसूल नहीं कर पाते थे तो अंग्रेजों को वो लगान नहीं दे पाते थे। और जब अंग्रेजों को लगान नहीं दे पाते थे तो अंग्रेज धीरे धीरे उन लोगों को हटा दिया और नई जो लोग थे जमींदार उनको दे दिया गया लगान वसूल करने के लिए जिम्मेदारी। जो नए लोग थे उनको किसानों की कोई चिंता नहीं थी, किसान का अनाज सूखा पड़ गया खेत में कि बारिश हो गई कि बाढ़ आ गया, नुकसान हो गया, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। वो जबरन लगान वसूल करते थे किसानों का। अगर किसान नहीं होते थे, उनके पास नहीं लगान देते थे, तो मजबूरी में उनका अपना खेत गिरवी रखकर उनसे कर्ज भी लेना पड़ता था या अपना खेत उनके पास गिरवी रखना पड़ता था अपने भोजन के लिए भी, पेट भरने के लिए। ये व्यवस्था थी। उसके बाद जो नए राज्य सरकार थी, जो सरकार थी या जो नए जमींदार थे वो खेती में वो व्यवस्था नहीं करना चाहते थे। खेती में उपज कैसे हो, खेती में क्या व्यवस्था की जाए, इसकी उनकी कोई चिंता नहीं थी। किसानों के लिए भी ये समस्या थी कि अगर हम खेती में सुधार करना चाहेंगे तो हो सकता है कि लगान की दर में अंग्रेज बढ़ा दे, यानी अधिक फिर लगान वसूल करने लगे, ज्यादा अनाज उत्पादन करेंगे तो ज्यादा अनाज उनको देना पड़ेगा। तो किसान भी असमर्थ थे उस खेती में विकास करने को, खेती में अत्यधिक उत्पादन करने को। ये सारी तमाम तरह की संभावनाएं बन चुकी थी ग्रामीण समाज में और ग्रामीण जीवन में, गांव के लोगों में। और इस तरह जो महाजन थे वो नए मालिक बन गए और पुराने जमींदार धीरे धीरे हट गए और जो नए महाजन थे, जो नए जमींदार थे, उनको किसानों की चिंता नहीं थी। और इस तरह ये नए जमींदारों का एक बड़ा समूह बन गया गांव में। लोग इनसे कर्ज लेने लगे, किसान लोग इनसे जमींदारी
कर्ज लेने लगे, अपना जमीन गिरवी रखने लगे। इस तरह से इस किसानों की स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही थी, नहीं सुधर रही थी। उसके बाद था बाजारों के लिए नई फसलों का उत्पादन। जब अंग्रेजों ने देखा कि अब खेती हमारे अंडर में आ गया, पूरी कृषि हमारे अंतर्गत आ गई, तो उन्होंने एक बाजार के लिए उत्पादन के लिए नई फसलों को लगाना शुरू किया, जिसमें बिहार में नील, सोरा, अफीम, या बंगाल में पटसन, असम में चाय, इस तरह के उन्होंने फसलों को उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया, या जबरदस्ती उन्होंने फसलों को उगाने के लिए कहा। खासकर नील की खेती, क्योंकि भारत की नील जो होती थी वो विदेशों में उसकी बहुत मांग थी कपड़ों को रंगने के लिए, तो उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। हम लोग के बिहार के पश्चिम चंपारण में नील की खेती करते थे, वो जबरन नील की खेती करवाते थे किसानों से। अगर किसान जमींदार नहीं करते थे तो वो जमीन पट्टे थे वो लेकर, एक व्यवस्था थी पट्टा की व्यवस्था, जमीन अपने अंदर लेकर अपने हल बैल से जुतवाकर अपने वो नील की खेती वो करते थे, और इन चीजों को वो बेचकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते थे। किसान भी इस तरह के फसल को लगाकर वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते थे और नगद उनको पैसा मिल जाता था। इसलिए इन फसलों को गन्ना हो, सोरा हो, अफीम हो, चाय हो, कहवा हो, इन सारी फसलों को नकदी फसल भी हम कहते हैं। तो नील पर ज्यादा जोर था, और यहाँ से वो नील उत्पादन करके विदेश को, यूरोप के अदर कंट्रियों में अंग्रेज बेचते थे, जिससे उनको ज्यादातर मुनाफा होता था। और नील की खेती के लिए वो लोग ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि नील की खेती किसानों के लिए फायदेमंद नहीं थी। क्योंकि एक बार जब नील की खेती जिस समय फसल काटी जाती थी, उससे एक साल उस जमीन पर कोई फसल नहीं लगती थी। क्योंकि जमीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो समाप्त हो जाती थी। तो नील की खेती जिस जमीन पर होती थी, अगले एक साल तक उसमें कोई भी फसल नहीं उत्पादन होता था। और जब नील की खेती होती थी तो किसानों को धान की खेती के लिए लेट होता था, देरी हो जाती थी, तो किसान धान की खेती नहीं कर पाते थे, तो उनके पास अनाज की कमी हो जाती थी। और जब अनाज की कमी होती थी तो मजबूरन उनको महाजनों और जमींदारों और अंग्रेजी सरकार के पास जाना पड़ता था, अपना जमीन गिरवी रखना पड़ता था, और तब उनको अपने पेट भरने के लिए भोजन मिलता था या उनको पैसे मिलते थे। तो इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे कमाने की दृष्टि से उन्होंने ऐसी फसलों का उत्पादन के लिए बाध्य किया। उन्होंने बाध्यता की, किसानों को डराना, धमकाना, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा समझाना, और भी बहुत सारे की ऐसे चीज थे, लालच देना कि आप ऐसे इन फसलों को लगाइए, और उन फसलों को वो यूरोप की कंट्री में लाकर ज्यादातर फायदा वो लोग कमाते थे। और इससे उन लोगों को, अंग्रेजी सरकार को काफी ज्यादा मुनाफा होता था। हालांकि भारत में जो किसान थे उनको इस तरह की खेती से नुकसान होता था, क्योंकि इस तरह या नील की खेती हो, चाहे चाय की खेती हो, कहवा की खेती हो, पटसन की जूट की खेती हो, इसका